हेलो स्टूडेंट, चैप्टर अपना कंटिन्यू इसी को आगे और कंटिन्यू करेंगे। अपना 7.1 अपना पूरा कंप्लीट हो गया था और 7.2 स्टार्ट नहीं किया था, मतलब करने वाले थे अपन, है ना। तो देखो अभी उसका मैं बता देता हूँ अब 7.2 क्या है। देखो 7.2 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं, पूरक कोण होते क्या हैं, ठीक है। तो देखो क्या होते हैं पूरक कोण। है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। मतलब राइट। देखो अपन ने क्या किया था, जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी तब मैंने बताया था कि ये एक समकोण है, राइट। समकोण यानी समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल, ठीक है। पता ही है ना राइट एंगल क्या होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर एक जो साइड होती है वो पर्टिकुलर एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और तीन साइड होती है ना, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार, लंब और कर्ण, ठीक है। पता ही है सबसे बड़ी भुज इसकी साइड सबसे बड़ी ये होती है ना हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो एक फिक्स है ये कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। और एक ये कोई थीटा है, ठीक है। तो देखो दो एंगल अपने पास फाइंड है, तो तीसरा अपन फाइंड कर सकते हैं। तो तीसरा अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। समझ में आई बात, मतलब ये कोई थीटा है, मान लो ये 60 है ना। तो तीसरा थर्ड अपने को एंगल फाइंड करना है, तो अपन उसको क्या करेंगे 90 माइनस थीटा करेंगे, मतलब 90 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब इन दोनों का मतलब कोण ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। जैसे ये ए, ये बी और ये सी है, ठीक है। तो मतलब ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए। उसमें सी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा होना चाहिए, राइट। तो अपने पास सी की वैल्यू आएगी, ठीक है। ए तो दिया होगा तो सी, है ना। मतलब पूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये वाला जो ये चीज़ है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। तो देखो अब इस जो चैप्टर अपना 7.2 है ना, इसको करने के लिए पता पड़ गया है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। समझना है इसको खाली लाइटली, है ना, इतना डीप में नहीं जाने का, कुछ नहीं है ना। सिर्फ अपने क्वेश्चन जो हैं वो फॉर्मूलेज हैं, उसके बेस पे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या थे, क्वेश्चन तो क्या है, देखो एक बार फॉर्मूले हैं ना, ठीक है। देखो पहला है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, देन tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा एंड cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा एंड 6 है
सेक थीटा इज कोसेक 90 माइनस थीटा, राइट। ठीक है, देखो बस है ना, 6 अपने पास फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले पे ही पूरा चैप्टर डिपेंड है। ठीक है, 6 फॉर्मूले है ना। देखो अब फॉर्मूले बहुत इजी है। साइन का फॉर्मूला cos 90 माइनस थीटा, cos का साइन 90 माइनस थीटा, tan थीटा का cot 90 माइनस थीटा, फिर से cot थीटा का tan 90 माइनस थीटा, cos का sec, इन sec का cosec। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, इन पूरे 6 फॉर्मूलों पे ही पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। ठीक है, देखो हमेशा ध्यान रखना है जो साइन थीटा है। ठीक है, देखो ये याद फॉर्मूले बुक में भी हैं या फिर नोट डाउन भी करने और याद तो करनी ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो जो फॉर्मूले हैं है ना, ये जैसे ये फॉर्मूला है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला है cos 90 माइनस थीटा, है ना। तो cos 90 माइनस थीटा जब चेंज करोगे ना, तो ये थीटा जब अपन चेंज करेंगे तो साइन किसकी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, cos थीटा होगा बाद में। समझ में यही बात। जैसे बाय द वे 90 माइनस कोई भी एंगल मान लो है ना, 40 है ना, तो 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 50, है ना। तो अपने पास ये क्या है, cos थीटा cos 50। समझ में आई। मतलब कुल मिला के साइन हमेशा cos थीटा में चेंज होगा, उसके बाद tan थीटा कोट में चेंज होगा, एंड कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज होगा। समझ में आई बात। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपने को, है ना। बस ये इसमें चेंज होगा तो ये भी इसमें चेंज होगा। ठीक है, ये इसमें चेंज होगा, ये भी इसमें चेंज है, ये इसमें चेंज है, तो है ना, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है तीनों चीज़। समझ में आई बात। तो चैप्टर पहले वाले से थोड़ा सा इजी है ना, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो अभी मैं एग्जांपल बता देता हूँ, वो एग्जांपल अपन देखते हैं तो पता चल जाएगा तुम्हें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखो एग्जांपल एक बार ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएट 1049 अपॉन cot 41 डिग्री। ठीक है, देखो क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अक्सर ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं, है ना, मतलब 1 नंबर के एक क्वेश्चन में पूछता है ना एग्जामिनर, इसको चेंज करो, है ना, ज्ञात करो, इसकी वैल्यू ज्ञात फाइंड करनी। ठीक है, तो देखो 1049 अपॉन cot 41 है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म में से एक को अपन को चेंज करना है ना, चाहे इसको करो चाहे इसको करो। देखो क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा कि इन दोनों का किसी न किसी तरह से इनका रिलेशन बनाओ। समझ में यही बात। देखो 10 का cot से रिलेशन है। ठीक है, या तो 10 को चेंज करो या फिर cot को चेंज करो। 10 को चेंज करोगे तो cot में हो जाएगा और cot को चेंज करोगे तो 10 में हो जाएगा। ठीक है, किसको भी चेंज करो, अपन 10 को चेंज करते। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, tan थीटा कितना है, tan थीटा कितना है 49, तो tan 49 इज इक्वल टू cot 90 माइनस 49, है ना। तो 90 माइनस 49 कितना होता है, cot 41, राइट। तो tan 49 इज इक्वल टू कितना आ गया, cot 41। तो अपने को 49 की जगह रखना है cot 41 अपॉन cot 41। ठीक है, फिर टर्म कैंसिल, आंसर कितना आया 1, राइट। देखो बस ऐसे ही करना है, दो में से किसी एक को चेंज करना है। समझ में आई बात कि नहीं आई। ठीक है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है अपने को, तो ये चेंज हो जाएगा, है ना। सो फॉर्मूला है सीधा 10, मैंने पहले ही बताया था 10 जो होता है वो किस में चेंज होता है, cot में चेंज होता है। ठीक है, तो cot में अब इसको नहीं, फिर से इसको नहीं लिखना है सब क्वेश्चन में, खत्म हो गया, इसको तो भूल जाना है। ठीक है, अपने पास न्यू वैल्यू क्या आई, cot 41, cot 41 को जो चेंज कर रहे हो वहाँ पुट करना है। ठीक है,
पुट कर दिया, फिर वैल्यू सेम होगी, पूरा कट जाएगा है ना, डिवाइडेड हो जाएगा, बचा क्या 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो गए। देखो ये बहुत सरल था, हर कई प्रकार से क्वेश्चन आएंगे है ना, उनको अपने को अलग अलग तरीके में चेंज करना है। ठीक है, और देखो जितने एग्जाम्पल देखोगे उतना ज़्यादा ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल और है, नेक्स्ट साइन 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है, वही क्वेश्चन ठीक है। देखो मैंने बताया था पहले, ठीक है, दोनों में से एक चीज़ चेंज करनी है। ठीक है, तो किसी को भी लो, बाय द वे इसको लिया अपन ने, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पता है अपने को, क्या है साइन स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, राइट। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना है अपने पास 40। ठीक है, साइन स्क्वायर 40 कोस 90 माइनस 40 मतलब कोस स्क्वायर 50। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर रिकॉल है ना, लास्ट चैप्टर अपना प्लस, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 हो गया। देखो एंगल भी सेम है। ठीक है, देखो फॉर्मूले 6 और नए ऐड हो गए। ठीक है, और पिछले चैप्टर वाले हैं ही हैं, वो तो रखने ही है, उनको नहीं है सब चैप्टर नया स्टार्ट हो गया तब ये फॉर्मूले साफ कर दो है ना माइंड से, ऐसे नहीं है। देखो हर जगह ही आएंगे क्वेश्चन फॉर्मूले ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे फिट कर दिया। ठीक है, समझ में एक बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट और देखो, और एग्जांपल देखो, जैसे देखो क्या है, tan 50 डिग्री tan 20 डिग्री tan 70 एंड tan 75 डिग्री। अब इसको कैसे करेंगे। ठीक है, देखो सब मल्टीप्लाई में है ना, डॉट डिनोटेड है तो मल्टीप्लाई में गुणे में रहता है ना सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ये दो चीज़ें, देखो अपने को अगर अपना माइंड थोड़ा शार्प है तो अपने को सीधा दिमाग लगा देना है कि 15 है ना, तो अपन इसको चेंज करेंगे, तो चेंज करने के बाद अपने को सीधा दिमाग लगाना 90 माइनस 15 करेंगे तो 75, तो अपने को देखना है इसमें इसको माइनस करने पर कौन सा चेंज हो रहा है, तो उसके साथ इसको अपन को रीअरेंज करना है। तो मतलब क्या हो जाएगा tan 75 tan 15 tan 70 डिग्री एंड tan 20 डिग्री। ठीक है, देखो इसको अपन को अब अपन इसमें एक इसको चेंज करेंगे और एक इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको चेंज करने पर क्या होगा tan 75, तो tan का फॉर्मूला अपने को सीधा रखना है, क्या हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा डॉट tan 15 डॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन इसको चेंज करें क्या हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा डॉट tan 20 डिग्री। ठीक है, cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है हो जाएगी cot 90 माइनस 75 डॉट, ये तो है ही ऐसा, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, cot 90 माइनस थीटा कितना है अपने पास 70, तो 90 माइनस 70 डॉट tan 20। ठीक है, 90 माइनस 75 कितना हो जाएगा
कोट 15 डॉट 10 15 कोट 90 माइनस 70 20 डिग्री डॉट, ठीक है। देखो कोट 15 10 15 कोट 20 एंड 10 20, ठीक है। देखो अपन फिर से चेंज करना रहा, कैसे करना रहा, या तो कोट को चेंज करो या 10 को चेंज करो। देखो कोट 10 का अपोजिट है, 10 कोट का अपोजिट है, राइट। तो कोट को अपन चेंज करते हैं, किस में करते हैं, 1/10 15 है ना, कर सकते हैं चेंज अपन। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 10 का अपोजिट कोट है, कोट का अपोजिट 10 है, राइट। इनटू 10 15, तो ऐसा ही एज इट इज, चेंज नहीं करना है इसको। डॉट कोट 20 है ना, इसको अपन 1/10 20 लिख सकते हैं, राइट, इनटू 10 20, ठीक है। अब देखो सेम एज इट इज हो गया है ना, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 10 40 से 10 15 कैंसिल, 10 20 से 10 20 कैंसिल, बचा क्या, 1, ठीक है। दो ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। देखो फॉर्मूला अपने को रीअरेंज करना है कि है ना, माइंड सीधा घुमाना है कि 90 में से थीटा कितना माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू पूरी आ जाएगी ना। देखो अपने पहले ही लगा दिया है ना, 90 में से 15 गया तो 75, तो अपने 10 75 10 50 10 70 10 20 है ना, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अब तुमको समझ में आ जाए वैसे, इसलिए मैंने रीअरेंज कर दिया, ठीक है। फिर अपन ने 10 को चेंज किया ना, देखो 10 को चेंज करो या फिर इसको चेंज करो, किसी को भी चेंज करो, दोनों कोट में चेंज होगा, है ना। बात वो की वही है ना, 10 का अपोजिट कोट रहता है, कोट का अपोजिट 10 रहता है, राइट। फिर कोट 90 माइनस थीटा किया, 90 माइनस थीटा 75, कोट 15 आ गया। इधर भी सेम एज इट इज मेथड। फिर कोट को अपन ने वापस, कोट का अपोजिट क्या होता है 10, तो 1/15 इंटू 10 15 है ही, 1/20 इंटू 20, ठीक है। तो कैंसिल, बचा गया 1, ठीक है। देखो और एग्जाम्पल देखो, ठीक है। देखो जितना ज़्यादा एग्जाम्पल सोल्व करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिट है ना, तुम्हारे लिए बेनिफिट है, मेरे लिए था ही नहीं, मैं 10वीं पास हूँ क्लियरली, ठीक है, अच्छे नंबरों से। सर मेरी बात, एक एग्जाम्पल और देख लो, फिर अपन इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। एक एग्जाम्पल देख लो, छोटा सा एग्जाम्पल, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। देखो 1039 माइनस कोट 51 डिग्री, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 1039 या कोट 51, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। तो अपने 10 को चेंज करो, 10 किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा, ठीक है। तो 10 थीटा का फॉर्मूला क्या है, कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 10 थीटा कितना है 39, तो अब यहाँ पे 10 39 इज इक्वल टू कोट 90 माइनस 39, ठीक है। तो कोट 30 माइनस 90 कितना होगा 51 होगा, करके देख लेना है ना, ठीक है। तो 10 39 की वैल्यू अपने पास क्या है, कोट 51, तो सीधा यहाँ पे रखना है कोट 51 माइनस कोट 51, तो दोनों कैंसिल, बचा क्या 0। समझ में ही बात, ठीक है, कट गया 0, ठीक है। देखो इतने एग्जाम्पल करा है, और एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें स्टार्ट करेंगे, समझ में ही। तो ऐसे करना, मैं कहने का मतलब क्या है, जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लोड बढ़ेगा, है ना, सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहीं तक अपनी क्लास है, आगे अपन नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्टिव पैसिव के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में हम लोगों ने डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड यहाँ तक देख लिया था। एक सेक्शन उसका रह गया था, वो था मॉडल्स का। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट पॉइंट टू पॉइंट डे बाय डे क्लियर होते जाएं। तो सबसे पहले हम उसी को ले लेते हैं,
एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं समझा देती हूँ, स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान है। पहले हम देख लेते हैं will she write a book? यस, कुछ चीज़ें मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि सबसे पहले जो एक्टिव पैसिव में चेंज होते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। उसके बाद जो चेंज होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के थ्रू चेंज होता है, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के थ्रू पढ़ना स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर चेंज कुछ भी नहीं है, चेंज सिर्फ इसी का आ रहा है कि ये वर्ड ऐड हो रहा है। भाई पहले जो हम नॉर्मल सेंटेंसेस पढ़ रहे थे जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, ये विल यहाँ आता था, वहीं पर अब ये विल आगे आ गया तो ये क्वेश्चन बन गया। तो अब जो इसमें चेंजेस होंगे वो टेंस के अकॉर्डिंग ही होंगे, और टेंस के रूल्स में प्रॉपरली अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। तो अब तक कुछ बच्चों के तो आंसर यहाँ पर लिख भी दिए होंगे उन लोगों ने, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। सबसे पहले हम एज इट इज विल ही रखेंगे, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा विल अ बुक। अब जब हम जब हमने टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ा था तो मॉडल होता है तो हम क्या लगाते हैं, बी। तो अब क्या आएगा, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी का बन जाएगा हर। क्लियर? इसके कुछ एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। यस स्टूडेंट्स, एक चीज और देखने जैसी है, या सुन लीजिए, समझ लीजिए कि हमारे पास कंटिन्यू ये कॉल्स आ रहे हैं कि जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जो भी चीज़ें हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं वो ओरली बोल भी रहे हैं। अभी मैंने सेंटेंस बोलते बोलते ही लिखा है, तो आप अपने साथ अगर रजिस्टर और पेन लेके बैठे हैं तो वो चीज़ आप भी कर सकते हैं कि हमारे बोलते ही आप सेंटेंस लिख लें। और अगर आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स गुड। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस में नहीं दिखता है तो आप उस चीज़ को इशू ना करें। यस, नेक्स्ट है मे आई सी इट। क्या क्वेश्चन है, मे आई सी इट, मे इट बी सीन बाय मी। अब तक तो आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। हम लास्ट एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि ये हमारा यहीं पे फिनिश हो जाए और हम WH वर्ड वाला स्टार्ट करें। कुड शी राइट अ बुक? आंसर क्या बनेगा, कुड अ बुक बी रिटर्न बाय हर? क्लियर? तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब वाले जो भी थे, मैं एक बार स्क्रीन से बाहर आ जाती हूँ ताकि अगर आपको दिख भी रहा हो तो या तो आप इसको नोट डाउन कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो जो भी हमने अब तक हेल्पिंग वर्ब के पढ़े थे वो यहाँ पर फिनिश होते हैं, जिसमें हमने डू डज डिड पढ़ लिया, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड पढ़ लिया, और अब हमने मॉडल्स भी आज क्लियर कर लिए। यस, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है WH वर्ड से रिलेटेड। अब WH वर्ड में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके WH वर्ड या WH फैमिली, when, where, why और how। ठीक है,
अब इनको बनाने का प्रोसेस भी सेम ही है, जैसे हमने इज़एमआर को एज इट इज लिया था वैसे जैसे हमने मॉडल्स का, हम इज़एमआर को भी नहीं लेते, मॉडल्स को ले लेते हैं। मॉडल्स को जैसे हमने एज इट इज लिया था वैसे ही WH वर्ड एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर जो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं वो आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड हो जाएगी। अब इसमें जैसे जैसे टेंस के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें दी होती हैं वो चीज़ें उसमें जाएंगी। तो अब मैं एक बार स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि एक्टिव का स्ट्रक्चर, ये एक्टिव है, एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन क्वेश्चन मार्क। वहीं पर जब पैसिव का बनेगा तो पैसिव का क्या बनेगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो जो हम एक्टिव के सेंटेंस से लेके आते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रेस्ट ऑफ, देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं, अगर आप प्रॉपरली एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं, एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिकली वो चीज करने से ज्यादा समझ में आ जाएगी। स्ट्रक्चर के थ्रू इतना मे बी क्लियर नहीं हो। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 1, when does he help me? क्लियर? अब क्या लिख रखा है यहाँ, डज। ये सारा जो रेस्ट ऑफ, इसको अगर हम इस पार्ट को हम निकाल देते हैं तो जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस है ना वो टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रहा है, राइट। अब यहाँ क्या दिया हमें, डज। डज मतलब कि जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इज एम आर और इज एम आर यूज होगा, डिड होता तो वॉज वर यूज होता। तो वैन की जगह पर तो हम सबसे पहले वैन ही लगा देंगे, ठीक है। वैन, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट आगे आने वाला है वो क्या है, मी। तो वैन एम आई helped by him। क्लियर? क्या लिखा है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, when am I helped by him। अब उसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Why did you write a letter? Why did you write a letter? अब मैंने पहले बताया था यहाँ पे डज था तो हमने यहाँ इज एम आर का यूज किया। अब यहाँ पे डिड है तो एज यूजुअल वॉज वर्ब का यूज होगा। तो क्या होगा, वाई वॉज अ लेटर written by you। तो ये आपने 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा कि क्या है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और भी क्लियर करेंगे। आज हमने जो WH वाला वर्ड का फॉर्मेट पढ़ा है कि WH वर्ड हो तो किस तरह से हम टेंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे, इसको आप टू बी कंटिन्यू करेंगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में। तो 2 एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं स्क्रीन से थोड़ी सी बाहर आ जाती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे मैं हर सेंटेंस को बोल के बता रही हूँ इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसी टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स को सुप्रभात। अपना जो टॉपिक चल रहा है प्लास्टिक, उसके अंतर्गत अपन ने इससे पहले पॉलीमर के बारे में बात करी थी, पॉलीमर पढ़ लिया था। अब पॉलीमर के बाद किसका टॉपिक नंबर आया? प्लास्टिक का, है ना। इस प्लास्टिक के खत्म होते ही अपन जो बचा हुआ टॉपिक है, कौन सा बचा हुआ? अपना एक टॉपिक बचा हुआ है एलोट्रोप्स का, ना, अपर रूप का टॉपिक्स बचा हुआ है। तो उस अपर रूप को पढ़ लेंगे। अपर रूप के बाद ये, उससे पहले अपन पॉलीमर और प्लास्टिक खत्म कर लेते हैं। तो पॉलीमर हो चुका है, अपना प्लास्टिक बाकी रह गया है। तो प्लास्टिक के अंदर अपन ने स्टार्ट कर लिया था इनिशियली कि प्लास्टिक के अंदर क्या पढ़ लिया था? पॉलीथीन, याद हो तो पॉलीथीन। और पॉलीथीन पढ़ लिया था। पॉलीथीन में क्या पढ़ा था? एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन मेकअप पॉलीथीन। इस तरह से अपन ने पढ़ लिया था। और इसके अंदर क्या करना है, जितने भी रिएक्शन वाली चीज़ें हैं ना, समीकरण जो है ना, इक्वेशन जो है, उसको ही लिखना है, उसको ही पढ़ना है। यूजेस तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, पॉलीथीन के क्या यूजेस सब जानते हैं ना। तो पॉलीथीन को ज़्यादा आपने डीपली नहीं देखना है, उसकी रिएक्शन को गौर करके देखना है। और रिएक्शन में भी क्या ध्यान रखना, पीछे का नाम एथीन, ठीक है। एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है। यहाँ लिखनी है परिभाषा पहले कि पॉलीथीन कैसे बनता है। एथीन के बहुलीकरण से पॉलीएथीन बनता है। क्या लिखना है? एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है, ये बात लिखनी है। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे? पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन मेड पॉलीथीन, या मेड की जगह लिखते हैं फॉर्म पॉलीथीन। अब ये कैसे बनता है, क्या होता है, देखो इसकी रिएक्शंस लिख देते हैं अपन। हो गया ना, 2 2 4 2 2 4 CH2 पीछे लिख दो N, और यहाँ के लिख देंगे पॉलीमराइजेशन, ठीक है, बहुलीकरण। क्या लिख दिया? बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन। तो क्या बन जाएगा इसको? ऐसे करना कुछ नहीं है, जो डबल बॉन्ड है बीच का उसको हटा दो और आगे पीछे सिंगल बॉन्ड लगा दो। यहाँ डबल बॉन्ड हटाया, एक बॉन्ड पीछे डाल दिया, एक बॉन्ड आगे डाल दिया, तो हो गए ना 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये क्या बन गया? ये तो था आपके एथीन, और ये हो गया पॉलीथीन, ठीक है। तो एथीन से बन गया पॉलीथीन। और एथीन क्यों है? आप जानते हो एथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। जब अपन कार्बन की चेन पढ़े थे, IUPAC सिस्टम पढ़े थे, तो उसके अंदर बताया था मैंने कि पहला क्या होना चाहिए काउंटिंग करने के लिए? एक तो कार्बन का नंबर। तो कार्बन कहाँ है? 2 पे। तो कार्बन 2 पे क्या आता है? एथ, पढ़ा था मैथ, एथ प्रोप ब्यूट। और पीछे क्या है? हाइड्रोजन के 4, यानी कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन हो तो डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो इसमें डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड जब लगता है क्या आता है? इन। तो क्या बन गया? एथीन, ठीक है। तो यही एथीन का फॉर्मूला है ना। तो एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है। इसके अंदर यूजेस आपको अलग से लिख देने हैं। यूजेस में क्या लिखोगे? उपयोग में कि प्लास्टिक की थैलियाँ बनाई जाती है ना, और क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है इससे? पाइप, ट्यूब, थैली, है ना, प्लास्टिक के मटेरियल्स, कई सारी चीज़ें ऐसी बनाई जाती है ना। तो ये चीज़ें नोट्स के रूप में उतारते रहना आपको, है ना। फिर अपन बात करेंगे पॉलीवाइनिल क्लोराइड की। किसकी? पॉलीवाइनिल क्लोराइड, यानी PVC, इम्पोर्टेंट प्लास्टिक, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। मिटा दूँ ये? तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड के बारे में बात करते हैं अपन। दूसरा वाला क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसे क्या बोलते हैं? PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। PVC पाइप, PVC प्लास्टिक, ऐसा बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी, तो वो PVC है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड या PVC। कैसे बनता है? देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये ब्रैकेट बंद, 2 2 4 2 3 4 हो गया।
खाली क्या लगाया है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज है, देखो ये और ये एक जैसा है, लेकिन यहाँ का 2 हटा के यहाँ बॉन्ड लगाया और पीछे नाम आ रहा है क्लोराइड का, तो इसलिए अपन ने क्या लगाया Cl, ये C नहीं है Cl है, क्या है Cl, तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो गया, N लगा दिया, यहाँ लिख दिया पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण, ठीक है, और क्या कर दिया वही वापस डबल बॉन्ड और Cl, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, और यहाँ डाल दिया N, स्मॉल n क्या है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंटेंट है ना, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ के ही एक चेन बनाएंगे और उस चेन से ही ये चीज़ जो हम बना रहे हैं वो उसका फॉर्मेशन होगा, तो ये आपकी क्या हो गया पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है, और ये क्या था वाइनिल क्लोराइड, ठीक है, तो क्या लिखेंगे पॉलीवाइनिल या वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ वाइनिल क्लोराइड फॉर्म ऑफ पॉलीवाइनिल क्लोराइड, मीन्स ये पॉली आगे वाले में नहीं लगाना है, पीछे वाले में लगाना है, आगे वाले में क्या कर देना है डबल बॉन्ड लगाना है, और पीछे वाले में क्या करना है सिंगल बॉन्ड को यूज़ कर लेना, तो ये आपके क्या बन गया पॉलीवाइनिल क्लोराइड और पॉलीएथीन। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन पॉलीस्टाइरीन, ऑर्लोन या पॉलीवाइनिल साइनाइड, तो कई कई नाम है, बहुत सारे नाम है, तीसरा जो है उसका क्या नाम है, एक तो पॉलीवाइनिल साइनाइड या ऑर्लोन या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पेन, कितने नाम हो गए, देखो 4 नाम हो गए, पॉलीवाइनिल साइनाइड, ऑर्लोन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या इसी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को क्या कहते हैं पेन या पान, ठीक है, जैसे भी आपको याद रहे वैसे। इसको कैसे फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मूला वही, पीछे क्या आ रहा है साइनाइड, और साइनाइड को कैसे लिखेंगे CN से, ये बन गया, ये पॉलीमराइजेशन लिखा, यहाँ बहुलीकरण, ठीक है, और क्या बना दिया CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ C और ये Cl, पीछे नंबर ऑफ, ये बन गया आपके पॉलीवाइनिल साइनाइड या और ऑर्लोन या पेन, तो ये सारी चीज़ें इससे बन गई। अब इसके यूजेज हैं, वो यूजेज आप अलग से लिख देना, स्वेटर है, ओन है, तकिए है, गदले हैं, इन सभी चीज़ों को बनाने में इस ऑर्लोन का उपयोग किया जाता है। कहाँ, तकिए, गद्दे, चद्दरे है ना, इनमें इस पॉलीवाइनिल साइनाइड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे पॉलीवाइनिल स्टाइरिन, ठीक है, तो स्टाइरिन के बारे में लिख लेते हैं। एक लास्ट प्लास्टिक जो अपना है, तीसरा तो हो गया, अब चौथा लिख लेते हैं अपन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो गया, अब स्टाइरिन या पॉलीस्टाइरिन, चौथा कौन सा है पॉलीस्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन ये आपका अंतिम प्लास्टिक है, इसको देख लो थोड़ा सा ना, इसको लिखते भी रहना, उतारते भी रहना। इसमें भी ऐसा ही CH2 CH और स्टाइरिन में क्या कर देना आपको C6H5 लिख देना है। अभी तक क्या लिखा था अपन ने, क्लोराइड होगा तो Cl, साइनाइड होगा तो CN और स्टाइरिन होगा तो C6H5। ऊपर की सारी चीज़ें सेम है, डिफ्रेंशिएशन कहाँ देखना है आपको, यहाँ वाले में। तो एक जगह Cl है जब क्लोराइड आएगा, एक जगह CN है जब साइनाइड आएगा, एक जगह C6H5 है जब स्टाइरिन आ रहा है। फिर वही एरो, फिर वही पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण और
फिर वही चीज़ CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C6H5, ठीक है। तो ये क्या बन गया, स्टाइरिन। ये क्या है आपका स्टाइरिन, और ये क्या आ गया आपके पॉलीस्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। अपना प्लास्टिक हो गए, स्टाइरिन और पॉलीस्टाइरिन, तो बहुलीकरण हो गया। तो ये बन गया आपके पॉलीस्टाइरिन। इसके यूजेस क्या हैं, बोतलों के ढक्कन हैं, चाय के कप हैं, जो हार्ड प्लास्टिक होता है, जो थोड़ा हैवी मटेरियल्स होता है ना, वजनी होता है, वेट वाला होता है, उसमें ये पॉलीस्टाइरिन या स्टाइरिन पॉलीमराइजेशन करके पॉलीस्टाइरिन बनता है, उसी से वो मटेरियल हार्ड वाले बनाए जाते हैं। तो यूजेस आपको याद रखने, इसको थोड़ा समझना है कहाँ चेंजेस करना है। तो ये सारी जितनी प्लास्टिक की चीज़ें थी अपनी, वो प्लास्टिक की चीज़ें समाप्त हो गई, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखना है कि आपके कौन कौन सी थी, ठीक है। तो ये प्लास्टिक यहाँ ख़त्म हो गया। अब आप बात करते हैं, इससे पहले अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, प्लास्टिक या पॉलीमर जब स्टार्ट किया था, तो पॉलीमर के अंदर क्या पढ़ा था अपन ने कि पॉलीमर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। लेकिन अपना नेचुरल के अंदर जो पॉलीमर पढ़ा था वो क्या था, प्राकृतिक रबर। अब एक दूसरा रबर आता है, उसको बोलते हैं संश्लेषित रबर। वो संश्लेषित रबर किसका बना होता है, आपको देख लो थोड़ा सा नाम कि संश्लेषित रबर या आर्टिफिशियल रबर जो होता है वो कैसे बनता है और किस चीज़ का बना होता है। इसमें दो चीज़ें मिक्स होती हैं, एक तो ब्यूना एस और दूसरा होता है ब्यूना एन। क्या होता है, ब्यूना एस और ब्यूना एन। ब्यूना एस क्या है, ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन। स्टाइरिन के मिलने से ब्यूना एस बनता है, और ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन और एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल, इन दोनों के मिलने से ब्यूना एन बनता है। अभी ब्यूना क्या है, ठीक है, ब्यूना क्या है, और पूरा ब्यूना शब्द को अलग करें तो क्या बनता है, ये ब्यूना को अलग करें क्या बनता है, ब्यू मतलब ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, और इस एन को अलग करें क्या बनता है, सोडियम, ठीक है। अब ब्यूना में ब्यूटाडाइन और सोडियम क्या चीज़ है, देख लो कि सोडियम क्या होता है। इसके लिए क्या करते हैं, 2,3 डाइमेथिल और 1,3 ब्यूटाडाइन, 2,3 डाइमेथिल बनता कैसे, ये देख लो। इसको संश्लेषित कैसे करते हैं, संश्लेषित करने का क्या तरीका है, इसको संश्लेषण कैसे किया जाता है। एक तो 2,3 डाइमेथिल, 2,3 डाइमेथिल और 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन को CO2 की उपस्थिति में, CO2 की उपस्थिति में क्या करते हैं, 2,3 डाइमेथिल और 1,3 ब्यूटाडाइन को CO2 की उपस्थिति में सोडियम द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। उपस्थिति में सोडियम द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। क्या हो गया, 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, क्या हो गया, 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन को CO2 की उपस्थिति में सोडियम द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है, जिससे एक जेली जैसा मटेरियल मिलता है ना, जेली जैसा ना, लस लसा सा बोल सकते हो, उसे ही क्या बोलते हैं,
रबर, और वो रबर क्या होता है आपके ब्यूना, और इस ब्यूना को क्या कह दिया अपन ने, एक तो ब्यूना को ब्यूटाडाइन और एन जो है पीछे वो आपका क्या दिखा रहा है, सोडियम। तो बनाने का तरीका मैंने लिख दिया यहाँ, 2,3 डाइमेथिल और 1,3 ब्यूटाडाइन को सोडियम की कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में सोडियम द्वारा उत्प्रेरित कर इस संश्लेषित रबर को निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये इसका बनाने का तरीका हो गया। तो अपना ये प्लास्टिक का टॉपिक आज यहीं फिनिश हो गया। अपना सिर्फ इस लेसन का एलोट्रोप्स या अपरूप का जो पार्ट है वो बच गया है। तो जब भी अपनी प्रीवियस आगे की क्लास होगी तो उसमें अपन उस एलोट्रोप्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Good morning students. Today this is our last class of lesson number 1, and this last class is actually assimilation of the foreign invaders who invaded India all the way in ancient time. पूरे प्राचीन काल में जितने भी जो हमलावर थे भारत में आए कुछ जगहों पर रह गए। सबसे मेन बात इन क्या थी, इन दोज इन्वेडर्स दैट दे डिडंट इन्वेड इन इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ रॉबिंग, लूटने के हिसाब से नहीं आए थे, वो यहाँ पे स्थायी रूप से रहने के लिए आए थे। ये सब नॉर्थ वेस्ट के ऊपर जो कबीले हैं, सेंट्रल एशिया वहाँ के कबीले से बिलोंग करते थे और ये यहाँ पर आए। सो मेजरली देर आर 3 ट्राइब्स, शक, हूण एंड कुषाण। बट ड्यू टू आवर लिबरल पॉलिसी ऑफ एडोप्शन, हम लोग जो भारत की जो हमेशा से वैदिक सभ्यता ये रही है कि सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवानी पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्य, सबको साथ मिला करके हम सबको सोचते हैं और इसी कारण ये लोग यहाँ पर रह पाए। सो दिस इज़ द बेसिक रीज़न। नाउ अब इसके अंदर कोई ज़्यादा कोई मेजर नहीं है। सो एक रीडिंग का पार्ट ही है, लेकिन फिर भी जो आपको अंडरलाइन करने की पॉइंट्स आएंगे वो मैं बता दूंगा आपको एक तो ये लर्न करना है कि ये ट्राइब बिलोंग कहाँ को करती थी, जहाँ वहाँ अंडरलाइन करना है। इसके मेजर किंग कौन कौन से थे, राइट, और इनके द्वारा क्या इनिशिएट किया गया, व्हाट डिड दे इनिशिएट, क्या प्रारंभ किया गया, ये चीज़ें आपको देखनी है। क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में कभी नहीं पूछा गया, हमेशा पूछा गया है एंड दैट इज एसिमिलेशन। इनका सारगर्भ पूछा गया कि इन्होंने क्या किया। सो इसको थोड़ा हम इजीली ही लेंगे। शक वॉज अ वॉरियर ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया की, जैसे बता दिया, इसको अंडरलाइन करना है आपको। विच हैड ऑक्यूपाइड द एंटायर रीजन ऑफ वेस्टर्न अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान फ्रॉम हियर, और वही भाग था। देखिए आप जब भी पढ़ेंगे कि ये फॉरेन इन्वेडर्स आए, दे केम थ्रू द वे ऑफ पाकिस्तान, उस समय वो भारत का अंग था। सो बलूचिस्तान जो अफगानिस्तान के नीचे भाग के वो वहीं से आते थे, बिटवीन पंजाब एंड राजस्थान। द शक केम इन टू इंडिया थ्रू बोलोन पास, इसको टिक करना है इनको, बोलोन पास जो दर्रा है वहाँ से आए थे इन 17 BCE इन। अब रामायण क्या कहा गया है, रामायण एंड महाभारत, देखिए कितनी ओल्ड एपिक सही है। Shak colonies have been mentioned along with the Kambojas and Yavan. यवन, शक और कम्बोजस के साथ में इनको बताया गया कि ये विदेशी आक्रमणकर्ता आए थे। In the writings of Kalkacharya, invasions of Shak upon India has been described in which they have been addressed as Sagakul, Sak clan. See this word clan, clan का मतलब होता है कबीला। दे एस्टैब्लिश द शक रूल इन सौराष्ट्र, इसको अंडरलाइन करना है आपको। शक ने सबसे पहले दे स्टार्टेड रूलिंग इन सौराष्ट्र रीजन बाय ऑक्यूपाइंग इंडस रीजन, जो सिंधु का जो भाग था वो। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एक्सक्वेटेड कॉइन्स, जो सिक्के उन्होंने वहाँ से निकाले गए थे, फ्रॉम दैट इट वॉज वेरी क्लियर दैट दीज आर द एविडेंट the evidence that came from these coins, we got evidence from these coins and edicts, जो शिलालेख थे उनसे में पता चला that one of their branches, let me zoom this for you, established its domination in Uttarapath, Mathura, and with the passage of time they spread in Avanti, Saurashtra and Maharashtra. So this is a basic thing about Shak. They focused first on Saurashtra and from there they gradually spread throughout the India. Maves and edges have been among the Shak rulers of Takshila.
द शक पावर वॉज डिमोलिश्ड बाय पल्लवस इन तक्षशिला। तक्षशिला में इनका जो पावर था वो पल्लव वंश ने खत्म किया। Hamanesh and Hagen were the see I will have to look here. There is some problem in screen. I think blurriness is very much, so I will read from here. Okay, so as you can see that the later Shak king Rajabul had been called Mahakshatrap. You have to underline this thing. Mahakshatrap, that king is known as. The Shak of Mathura had expanded their empire to the eastern Punjab. The Kushans demolished the Shak power in Mathura. Now, as you see previously about Takshila, here see the Shak power was demolished by Pallavas in Takshila. This is the first point. Tick this. Then we come to second. The Kushans demolished the Shak power in Mathura. So this is the second point. Two rulers of Kshatrap dynasty of the Shak, namely Bhumak and Nahapan, were famous. इसको अंडरलाइन कर लीजिए. Then we move on. Now the expansion of Shak ruler. See here, the Shak rulers annexed. Annex का मतलब होता है हड़पना या जब्त करना. The Shak rulers annexed several regions from, यहाँ से टिक करना, किन किन के एरियाज उन्होंने एनेक्स किए. सातवाहन एंड दे एस्टैब्लिश देयर रूल इन, देखिए फर्स्ट आ गया महाराष्ट्र, ये भी गुजरात के एडजॉइनिंग है सौराष्ट्र के. काठियावाड़ सौराष्ट्र का पास वाला हिस्सा, एंड देन गुजरात, और फिर ग्रेजुअली पूरा गुजरात उन्होंने एनेक्स किया था. सो दिस वाज द स्टार्टिंग. This is the evident, during the reign of Nahapan, India had cordial trade relations in the western countries. Okay, now then here Nahapan was defeated by Gautami Putra Shatkarni. We had read this previously. So बार बार क्या होगा कि अभी ये जो पढ़ रहे हैं तो उधर वाले जो राजा है उनके बारे में वर्णन यहाँ पर आपको मिल जाएगा. बाकी आप इसमें देख लीजिए. यहाँ पे टिक करना है. इन देयर एडिक्ट्स एंड कॉइन्स द रूलर्स ऑफ डायनेस्टी हैड यूज शक एरा. इसको आप टिक कीजिएगा. आप ये देखिए रुद्रधर्मन नाम अगर याद हो तो, जिसने सुदर्शन झील बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे. रुद्रधर्मन वॉज एन इंपॉर्टेंट रूलर. वी फाइंड इन्फॉर्मेशन हिम अबाउट फ्रॉम जूनागढ़ एडिक्ट्स. जूनागढ़ में उसने सुदर्शन झील बनवाई थी. रुद्रधर्मन एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू द ईस्ट वेस्टर्न मालवा, द्वारिका, जूनागढ़, साबरमती रिवर, मारवाड़, इंडस वैली, नॉर्दर्न कोंकण एंड विंध्या माउंट रेंज. अगर इसको मोटे तौर पे बोला जाए तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात का एंटायर रीजन उन्होंने ये कवर अप किया था. नाउ वी मूव ऑन टू हुण. हुणा वॉज अ बारबरिक, टिक करना है इसको, बारबरिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया. ये आए सब सेंट्रल एशिया से थे. विच वॉज जस्ट लाइक शाका, एंटर्ड इन टू इंडिया फ्रॉम इट्स नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर. उसी मोर्चे से These were also called as दैत्य. क्या बोलते थे इनको? दैत्य, राक्षस, या जो संस्कृत भाषा में इसका मीनिंग होता है. Firstly, they invaded India during the reign of Skandgupta in around 1458, in which they were defeated. With the lapse of time, a chief named Tormund destroyed Gupta Empire and gained the title of Maharaja Dhiraj by occupying control upon Punjab, Rajputana, Sindh, Malwa. Tormund's sons Mihirkula reign began from 1510 CE and Sialkot was made capital. Mihirkul hated the Buddhist bhikshus. He destroyed various monasteries and stup. Malwa king Yashodharman defeated him. After being defeated, he went away to Kashmir and established an empire. After the invasion, अब यहाँ पे टिक करो. After the invasion of Hun, हुनों ने मेन क्या किया था? Huns destroyed the Gupta Empire. The Gupta Empire came to an end and political unity of India ended. उसके बाद ही आफ्टर गुप्त एम्पायर, देखिए मौर्यन एम्पायर और गुप्त एम्पायर ने पूरे इंडिया को पैन इंडिया बनाया था. दे हैड कंट्रोल ओवर होल ओवर इंडिया. तो पूरा एक इंडिया बनाया था, लेकिन अब इसके बाद अब वो टुकड़ों में टूट गया था. अब आगे चलते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू कुशान डायनेस्टी. कुशान्स आर ऑल्सो नोन एज युजेस और टोरचेंस. इसको आप टिक कर लेना, देख लेना. हम इसके अंदर जो सबसे मेन किंग आता है दैट इज कनिष्क. इसको आप एक बार पढ़ लेना. ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन. फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो चतुर्थ उनका जो सम्मेलन हुआ था,
held in Kundalwana of Kashmir under the presidency of Acharya Parshva in Kanishka's time. देखिए कनिष्क वो राजा था जो भले ही विदेशी आक्रमणकर्ता का भाग था लेकिन वो यहाँ का बन के रह गया था. His first capital was Peshawar and his second capital was Mathura. ये टिक करना आपको. अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, ही एनफोर्स अ न्यू एरा, एक नया संवंत चलाया वो जो आज भी प्रचलित है जिसको शक संवंत कहते हैं, इन 78 CE विच इज रिनोन इन नेम ऑफ शक एरा. ठीक है. कनिष्क कॉन्कर्ड कश्मीर एंड पॉपुलेटेड टाउन नेम कनिष्कपुर ओवर देयर. इसको अंडरलाइन करना, अपने नाम से उसने वहाँ पर एक नगर भी बसाया. उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए, अनदर स्टैच्यू ऑफ कनिष्क हैज बीन फाउंड इन मथुरा. इन दिस स्टैच्यू ही इज वेयरिंग अ रोब अप टू नीज एंड हैवी बूट्स इन हिज फीट. इसके अलग अलग प्रतिमा बनी हुई है. ये ऊपर भी एक यहाँ पे बनाया हुआ है. ऑन अ कॉपर कॉइन कनिष्क हैड बीन शोन परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस ऑन अल्टार. अल्टार का मतलब हवन वेदिका होती है, उसके ऊपर ये अब यहाँ पे देखना आपको, यहाँ से इंपॉर्टेंट है. इन द रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्क बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल्स, जो बुद्धिमान लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, सच एज पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, फेमस मैथमेटिशियन सच एज नागार्जुन एंड रिनोन्ड सर्जन सच एज चरक. चरक जो सर्जन थे वो कनिष्क के टाइम के थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. और महायान, हीनयान और महायान, बुद्ध की दो शाखाएं होती है, टू सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म. द महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म एडवांस एंड स्प्रेड ड्यूरिंग कनिष्क रायन. ठीक है. चलिए, तो ये इन्होंने महायान को प्रमोट किया था. अब आ जाता है हमारा एसिमिलेशन. अब इन्होंने क्या किया, तीनों जातियों का सार आपको बताया हुआ. ये अगर एग्जाम में पूछा गया तो ये चीज़ पूछी जाएगी. ठीक है. अब इसको मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ. मैं शक, हुण एंड कुषाण, ऑल दीज थ्री वेर फॉरेन ट्राइब्स. ठीक है. समझ में आ गया आपको. तीनों विदेशी आक्रमण करता थे. इंडियड दे रूल अपॉन इंडिया, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत पे राज किया. बट ग्रेजुअली दे एसिमिलेटेड इनटू इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर. धीरे धीरे वो हमारे अंदर जुड़ते गए, हमारा भाग बनते गए भारतीय सोसाइटी और कल्चर का. ड्यू टू द लिबरल पॉलिसी ऑफ इंडियंस, हमारी जो उदारवादी नीति थी, हम किसी को भी अस्वीकार नहीं करते थे, ऑलवेज वेलकम्ड. दिस बार्बेरिक ट्राइबल क्लैंस बिकम अ पार्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी. ये जो बार्बरिक, ये जिसको बोलते हैं निर्दयी, असभ्य तरीके के कबीले लोग थे, लेकिन ये आकर आके सभ्य समाज में रहकर के भाग बन गए. द कुषाण रूलर्स वेर हार्डकोर फॉलोअर ऑफ वैदिक रिलीजन. और कुषाण जो साम्राज्य वाले जो थे, कुषाण जो फॉलोअर्स थे, वो वैदिक सभ्यता को उन्होंने फॉलो कर दिया. एंड दे रिमेन लॉयल टुवर्ड्स शिवेट सेक्ट. तो वो शिव पंथ, वैष्णव और शैव दो पंथ होते हैं, तो वो शैव पंथ के उपासक रहे. सर्विस ऑफ बुद्धिज्म डन बाय कनिष्क मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग हु हैड रूल्ड इंडिया. तो अशोक के इक्विवेलेंट कनिष्क को माना जा सकता है जिसने उसने बुद्धिज्म के लिए सारा वर्क किया. नाउ आप ये देख पा रहे हैं, ये कुषाण एम्पायर का पूरा मैप है कि कहाँ तक उसका फैलाव जो था वो उनका बना हुआ था. यहाँ पर आप देख पाते हैं, यहाँ चोल है, सातवाहन है, बट ये जो है ये पूरा एरिया दिस वाज कंट्रोल्ड बाय कुषाण. सो दिस वाज द एंड ऑफ अवर लेसन. अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा. I can even give the questions in a written on a paper and just send it to a group. But I want to make a video of questions also. Why? Reason is that first you will have to understand what question I am asking. मैं क्या पूछ रहा हूँ. What I want you to answer in the question. आपको उसमें क्या लिखना है, तो ये चीज़ मैं आपको उसमें बताता रहूँगा. So that it will be much more helpful and also you will be able to prepare for the examination and how to write answers in the examination. Okay. So in my next video we will start with our questioning, and that too by video, and this question will be answered by you on Saturday. You will have to watch the video, try answering the questions, start writing, and you have almost 5 days, and then you will have to send on Saturday. Okay. Till then, goodbye.
गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पल्लव वंश। सबसे पहले पल्लव वंश की स्थापना किसने की? तो विष्णुगुप्त, एक नाम मिलता है विष्णुगुप्त, जिसने पल्लव वंश की स्थापना की है। अब इसका पल्लव वंश देखो, ये सारे अपन दक्षिणी भारत के जितने भी राज्य हैं अलग अलग, पल्लव, चोल, पांड्य, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पल्लव वंश भी दक्षिण का एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसके अंतर्गत अंडरलाइन करेंगे अर्काट, मद्रास, त्रिचन्नापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिले पर राज्य, ये राज्य थे। मतलब ये वर्तमान में अगर कहें तो उड़ीसा के जो नीचे का क्षेत्र है तमिलनाडु, वो क्षेत्र पूरा इन पल्लव वंश के अंदर आता है। फिर शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख यहाँ अंडरलाइन करेंगे कांची के विष्णुगुप्त का मिलता है, यानी कि इसी से इसका शुरुआत माना जाता है। पल्लव में सिंह विष्णु 6ठी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में सिंहासन बैठा। उसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लव ने राज्य किया। प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम अभी अंडरलाइन कर लेंगे, जो राजा प्रमुख थे उनमें, और उनमें सबसे प्रमुख अगर नाम आता है पल्लव राजाओं में तो महेंद्र वर्मा प्रथम, ये याद रखना है, महेंद्र वर्मा प्रथम 600 से 25 ईस्वी, यानी 600 से 625 ईस्वी तक राज किया। इसके अलावा इसका पुत्र नरसिंह वर्मा प्रथम, फिर महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा द्वितीय तथा अपराजित, ये इनके प्रमुख राजा रहे। महेंद्र वर्मा महान वास्तु निर्माता था। उसने पत्थरों को तराश कर अनेक मंदिर बनाए। महेंद्र वर्मा ने, अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर, मत विलास प्रहसन नामक नाटक भी लिखा था। पूछ ले परीक्षा में मत विलास प्रहसन नाटक किसने लिखा? तो महेंद्र वर्मा ने, पल्लव राजा। उसने महेंद्र तालाब को भी खुदवाया। उसे लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। यह अंडरलाइन, इस पुलकेशिन द्वितीय राजा, ये एक भी युद्ध नहीं हारा, मतलब एक लास्ट में हारा था, परंतु इसने सबसे ज़्यादा युद्ध जीते हैं। अगर कहें दक्षिण में था चालुक्य, इसने, पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मा को युद्ध में हरा दिया। फिर उसका बदला लेने के लिए उसका पुत्र, कहाँ गया? आज चलो आगे पढ़ लेंगे, फिर यहाँ पर पढ़ लेते। उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार, हाँ ये रहा, महेंद्र के पुत्र तथा उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा महामल्ल ने 682 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर दिया। ये उसका पुत्र है नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा का पुत्र, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ठीक है, फिर वहाँ से उसने अपनी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया, परंतु चालुक्यों ने फिर से 655 ईस्वी में इस हार का बदला ले लिया और चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित कर उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। ये एक दूसरे पर युद्ध करते थे और विजय प्राप्त करते थे। प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने महामल्लपुरम यानी महाबलेश्वरम, महाबलीपुरम नगर की स्थापना की। यहाँ पर 5 रथों का मंदिर निर्माण करवाया गया। अगर प्रश्न आए 5 रथों का मंदिर कहाँ पर है, तो यहाँ महाबलीपुरम में। यह चट्टानों को तराशकर मूर्तियाँ उत्तीर्ण की गई। कांची में भी पल्लव राजाओं ने मंदिर बनवाए थे। यहाँ के शासक विष्णु और शिव भक्त दोनों ही थे। अब अपन बात करते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंशी पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वातापी के चालुक्य का 13 वर्षों के व्यवधान, मतलब वातापी के जो चालुक्य, वैसे चालुक्य की दक्षिण में 4 शाखाएं मानी जाती है, परंतु मुख्यतः 2 शाखाएं ही हैं। बाद में वो टुकड़ों टुकड़ों में, जैसे उनके 4 पुत्र थे, 4 में एक को ये राज्य दिया, दूसरे को वो राज्य, तो इस तरह से 4 इनकी शाखाएं थी, परंतु मुख्य 2 शाखाएं ही हैं। जो पहली है मुख्य, जो सबसे पहले जहाँ पर इनका
उदय हुआ कह सकते हैं, तो चालुक्य वंश का उदय हुआ। तो वातापी के चालुक्यों का 13 वर्षों का व्यवधान, मतलब बीच में जो उनका काल था उसमें 13 साल ऐसे थे जिनमें वातापी पे इन्होंने शासक नहीं किया, वरना पूरे यहाँ पर 550 ईस्वी से लगाकर 757 ईस्वी तक इन्होंने शासक किया। जो 13 साल थे वो 642 से 655 ईस्वी तक है। केवल अपने को ये याद रखना है 13 वर्ष, ईस्वी याद नहीं रखना है। चालुक्य नरेशों में चौथा प्रमुख राजा, इसका प्रमुख राजा है पुलकेशिन द्वितीय, जिसने सभी उत्तर तक सभी राजाओं को इसने हराया था। उसने 608 में शासन ग्रहण किया। उसका राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक 642 ईस्वी में पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित हुआ। लास्ट 642 ईस्वी में ये नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित हुआ। कौन किसका शासक था? वो पल्लव वंश का। इसका पुत्र पुलकेशिन का पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित किया और चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को परास्त कर दिया और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया। ये इनकी दूसरी शाखा थी। पहली शाखा हो गई वातापी की, दूसरी शाखा है कल्याणी, जो किसने स्थापित की थी? विक्रमादित्य द्वितीय ने। चालुक्य राज्य की स्थापना की। यह नया राज्य 973 ईस्वी से लगाकर 1200 ईस्वी तक सत्ताहीन रहा। कल्याणी के इस चालुक्य राज्य का एक लंबे अरसे तक तंजौर के चोल वंशी शासकों से संघर्ष चला। सत्याश्रय नामक चालुक्य राजा को चोल नरेश राजा ने परास्त किया। चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने इस अपमान का बदला न केवल चोल नरेश राजा धीराज को, ये अंडरलाइन करेंगे इस पे, कोप्पम में के युद्ध, ये कोप्पम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने अपना बदला लेने के लिए चोल नरेश राजा धीराज को कोप्पम के युद्ध में करारी हार दी थी। वरन इस युद्ध में उसने राजाधिराज का वध भी किया था। सातवें नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ने जो विक्रमांक के नाम से भी विख्यात थे, कांची पर अधिकार कर लिया। प्रसिद्ध कवि, ये अंडरलाइन करेंगे, जो युद्ध का बहुत कम मैटर आता है, वैसे भी ज़्यादा पूछते नहीं, जो मुख्य हैं, जिसे प्रसिद्ध कवि विल्हड़ को संरक्षण प्रदान किया। विल्हड़ ने, अंडरलाइन करेंगे, विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रमांक देव चरित्र नामक, ये अंडरलाइन कर लेंगे अपन, नामक चरित्र एक ग्रंथ या कह सकते हैं नाटक या ग्रंथ लिखा। वातापी और कल्याणी के चालुक्य नरेशों ने हिंदू होने पर भी बौद्ध और जैन धर्म को प्रशय यानी कि आशय दिया। चालुक्य राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या में लेखक प्रसिद्ध विधेयवेत्ता विज्ञानेश्वर चालुक्य की राजधानी कल्याणी में ही रहते थे। मतलब जो विज्ञानेश्वर थे प्रमुख, ये मिताक्षरा के प्रमुख लेखक विज्ञानेश्वर जो चालुक्य की राजधानी में ही रहते थे। मिताक्षरा को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। ये हो गए सारे दक्षिण के जितने भी राज्य थे, जितने भी वंश थे जो दक्षिणी राज्य में राज करते थे, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे जो बाहरी आक्रमण, जो हमने पढ़ा था गुप्त वंश में आए थे, उसके बाद में आए थे शक, हूण और कुषाण, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।